डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात अष्टफलकीय संकुलों के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा की परिकलन किस प्रकार की जा सकती है। CFSE का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है -0.4x प्लस 0.6y डेल्टा O प्लस ए पाई। यहाँ पर जो x है वो T2G के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और जो y है वो EG ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और dq की जगह हम यहाँ पर डेल्टा O भी ले सकते हैं और a जो है वो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और पाई जो है पेयरिंग एनर्जी है। इसी फॉर्मूले के आधार पर हम डिफरेंट d के जो सिस्टम्स होंगे उसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो d5 ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिजनरेट होते हैं, संभ्रंश होते हैं, लेकिन जब लिगेंड उनकी तरफ अप्रोच करता है तो उनकी जो डिजनरेसी होती है वो भंग हो जाती है, संभ्रष्टता जो है वो नष्ट हो जाती है। और यहाँ पर जो d ऑर्बिटल्स 5 d ऑर्बिटल्स है वो दो भागों के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं, T2G और EG के अंदर। T2G के अंदर 3 ऑर्बिटल्स आते हैं और EG के अंदर 2 ऑर्बिटल्स आते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर T2G की एनर्जी कम हो जाती है और EG की ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो अधिक हो जाती है। तो जितना इसमें डिक्रीज इन एनर्जी होगा उतना ही इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ EG ऑर्बिटल्स होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो पूरे सिस्टम की तंत्र की जो ऊर्जा है वो स्थिर रहती है, जो सिस्टम की एनर्जी वो पूरी कांस्टेंट रहेगी। T2G के रेस्पेक्ट के अंदर जब भी कोई अगर हम सिस्टम देखते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वहाँ पर D1 से लेकर D10 तक के कॉन्फ़िगरेशंस मिलते हैं। अभी हम पहले D1, D2, D3, D8, D9 और D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें CFSE की कैलकुलेशन किस प्रकार की जाए, सबसे पहले हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि जो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं इनका जो ओरिएंटेशन है वो लिगेंड फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो। अर्थात इन कॉम्प्लेक्सेस, इन जो संकुल हैं, अष्टबल के संकुल है, उनका जो विन्यास है वो लिगेंड के जो क्षेत्र की सामर्थ्य है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, चाहे वह प्रबल क्षेत्र हो या दुर्बल क्षेत्र हो। दूसरा यह है कि जो ओरिएंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है वो आइसोलेटेड सेंट्रल मेटल आयन के बिल्कुल समान होता है और उसी के कारण जो भी इन संकुलों का पैरामैग्नेटिज्म है, अनुचुंबकत्व का जो मान है वो बिल्कुल विलगित धातु आयन के बराबर होता है। इसका रीजन ये है कि जब अगर ओरिएंटेशन सेम होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो पैरामैग्नेटिज्म का जो गुण है वो भी बिल्कुल बराबर होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी जो है वो दोनों केसेस के अंदर बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले हम D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि T2G जो है इसके तीनों ऑर्बिटल नीचे हैं, EG के ऑर्बिटल जो है कंपैरेटिवली हायर एनर्जी स्टेट है इनकी। तो जो D1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले T2G के अंदर जाएगा और जैसा कि अभी हमने फॉर्मूले के अंदर देखा था तो हमने 0.4 इंटू 1 यहाँ की 1 जो है यहाँ पर T2G ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 है डेल्टा O और EG के अंदर क्योंकि 0 एक भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए हमने जो 0.6y जो फैक्टर था उसको हमने 0 कर दिया, प्लस कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बना रहा है इसलिए यहाँ पर ए की वैल्यू भी नहीं आएगी। तो वो जब 0 हो जाएगा तो 0 इंटू पाई विल बी इक्वल टू 0, तो जो रिमेनिंग रह जाएगा वो रह जाएगा -0.4 डेल्टा O। इसी प्रकार हम D2 सिस्टम के अंदर भी दे सकते हैं कि T2G जो है उसी के अंदर दोनों ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्थान ग्रहण करेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर जो डेल्टा O की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो -0.4 इंटू 2 डेल्टा O विल बी इक्वल टू -0.8 डेल्टा O हो जाएगा। अगेन सेम यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन है कि EG के अंदर क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसलिए ये वैल्यू 0.6y की वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए यहाँ पर A पाई भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार D3 सिस्टम के अंदर भी T2G के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, सो तीनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेंगे और जब अलग अलग ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेंगे तो इस प्रकार -0.4 इंटू 3 डेल्टा O दैट वुड बी इक्वल टू -1.2 डेल्टा O हो जाएगा। अब अगर हम D8 सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो D8 सिस्टम के अंदर जो पहले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 तो T2G के अंदर चले जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो EG के अंदर रहेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर 0.4 इंटू 6 हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर 6 है और प्लस 0.6 इंटू
2 बिकॉज Eg के अंदर जो होता है वो 0.6 मल्टीप्लाई बाय वाई होता है. वाई इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द Eg ऑर्बिटल्स. सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मल्टीप्लाई बाय डेल्टा O प्लस ए पाई का फॉर्मूला में ए पाई था. ए इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर बन चुके हैं, तो हमने यहाँ पर ए की वैल्यू 3 रख दी है. पाई सो माइनस 1.2 डेल्टा O प्लस 3 पाई हो जाएगा. इसी प्रकार D9 सिस्टम के अंदर जो 9th इलेक्ट्रॉन है वो Eg ऑर्बिटल के अंदर ग्रहण करेगा अपनी जगह, और इस प्रकार यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन युग्म 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन जाएंगे. और जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन जाएंगे तो A की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी. और अगेन T2G के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, सो माइनस 0.4 इंटू 6 हो जाएगा. और इसी प्रकार जो Eg ऑर्बिटल्स है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, सो 0.6 इंटू 3 का फैक्टर लगेगा. और 4 पाई हमने यहाँ पर लिख ही दिया है, सो माइनस 0.6 डेल्टा O प्लस 4 पाई. इसी प्रकार D10 सिस्टम के अंदर हम देख सकते हैं कि ऑल द ऑर्बिटल्स आर फुल्ली ऑक्यूपाइड. यहाँ पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, सो माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 4 डेल्टा O प्लस यहाँ पर 5 पाई होगा बिकॉज जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो यहाँ पर 5 हो चुके हैं, सो दैट वुड बी इक्वल टू 0 प्लस 5 पाई. अब हम कैलकुलेशन ऑफ CFSE फॉर ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर D4, D5, D6 एंड D7 कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखते हैं. यहाँ पर हमने इनके जो कॉम्प्लेक्सेस में जो CFSE की कैलकुलेशन है उसको लिगेंड फील्ड की सामर्थ्य उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया है. पहला वाला हमने लिया है वीक फील्ड और दूसरा वाला लिया है हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड. जैसा कि हमने देखा था कि जब डेल्टा O की वैल्यू अगर पाई से कम हो यानी कि पेयरिंग एनर्जी से कम हो तो उस स्थिति के अंदर पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की नहीं होती और सब इलेक्ट्रॉन्स जो है अलग अलग ऑर्बिटल में अपनी स्पेस ग्रहण करते हैं. और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लेते हैं तो वहाँ पर डेल्टा O की जो वैल्यू है वो पेयरिंग एनर्जी से अधिक होती है, तो उस स्थिति के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर इनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख सकते हैं. अब इसके अंदर इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर भी दो इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हो गए कि जो वीक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर है आइसोलेटेड मेटल आयन के बिल्कुल जैसे इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर भी जो पैरामैग्नेटिज्म होगा जो आइसोलेटेड मेटल आयन का वो ही उनके कॉम्प्लेक्सेस का भी होगा. लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है उसमें कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी मच डिफरेंट देन दैट ऑफ द आइसोलेटेड मेटल आयन. तो यहाँ पर जब अगर उनका कॉन्फ़िगरेशन उनका विन्यास ही अगर अलग होगा तो विन्यास जब अलग होगा तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो भी अलग होगी और उस केस के अंदर पैरामैग्नेटिज्म जो है अनुचुंबकत्व जो है उसका भी मान मैग्नीट्यूड जो है वो अलग अलग होगा. अब पहले वाला केस हम देखते हैं वीक फील्ड लिगेंड. वीक फील्ड लिगेंड के अंदर डेल्टा O की वैल्यू लेस देन पाई है. जैसे कि हम D4 सिस्टम के अंदर देखते हैं तो पहले यहाँ पर तीनों T2G के ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा. जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में नहीं जाएगा बिकॉज पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है डेल्टा O की तुलना में, तो इसलिए ये Eg में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और इस प्रकार जो 4 यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल जाएंगे. सो माइनस 0.4 इंटू 3 बिकॉज T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है और 1 इलेक्ट्रॉन हैज ऑक्यूपाइड Eg ऑर्बिटल, सो 0.6 इंटू 1 डेल्टा O. और अगेन यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं हुई है इसलिए हमने पाई ए पाई यहाँ पर नलीफाई कर दिया, सो दैट वुड बी इक्वल टू माइनस 0.6 डेल्टा O. इसी प्रकार D5 सिस्टम के अंदर जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो Eg ऑर्बिटल में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और माइनस 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल्टा O हो जाएगा. अगेन देर इज नो इलेक्ट्रॉन पेयर, सो ए पाई एनर्जी वुड बी इक्वल टू 0. नाउ D6 सिस्टम के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो पांचों ऑर्बिटल के ऑक्यूपाई हो जाने के बाद में जो फर्स्ट ऑर्बिटल है उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएगा और इस प्रकार यहाँ पर T2G के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और Eg के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. सो 0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2 हो जाएगा डेल्टा O. और साथ में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन युग्म है इसलिए प्लस 1 पाई यहाँ पर लिखेंगे हम, सो माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस पाई हो जाएगा. D7 सिस्टम के अंदर जो 7th इलेक्ट्रॉन है वो अगेन एक और इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेगा. इस प्रकार यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे और T2G के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 प्लस 1 5 हो जाएंगे. सो 0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल्टा O और चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है इसलिए यहाँ पर 2 पाई लिखेंगे हम, A की वैल्यू 2 हो जाएगी. सो माइनस 0.8 डेल्टा O प्लस 2 पाई हो जाएगा. इसी प्रकार जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड के
केस में देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर जो जैसा कि वीक फील्ड के अंदर इसने Eg ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर लिया था, अब यहाँ पर ये Eg ऑर्बिटल ऑक्यूपाई नहीं करेगा क्योंकि डेल्टा O की वैल्यू पाई के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। पेयरिंग एनर्जी कम होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेगा और इस प्रकार जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो अब T2G के अंदर ही रह जाएगा, Eg के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। सो माइनस 0.4 इंटू 4 डेल्टा O प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर बन चुका है, सो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, सो 1 पाई, सो माइनस 1.6 डेल्टा O प्लस पाई। इसी प्रकार D5 सिस्टम के अंदर जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो अगेन एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर 5 हो गए, सो माइनस 0.4 इंटू 5 प्लस 2 पाई। इसी प्रकार D6 सिस्टम के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो भी पेयर बनाएगा और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो अब 3 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 3 हो जाएगी, सो 3 पाई हमने लिख दिया है यहाँ पर। और चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल आर 6, सो 0.4 इंटू 6 डेल्टा O हो जाएगा। इसी प्रकार D7 सिस्टम के अंदर अब क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है उन्होंने T2G के ऑर्बिटल्स में ऑक्यूपाई कर ली जगह, तो अब जो 7th इलेक्ट्रॉन है वो अब Eg के अंदर जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर 3 है, सो हमने 3 पाई लिख दिया है। और इसी प्रकार 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 1 दैट वुड बी इक्वल टू माइनस 1.8 डेल्टा O प्लस 3 पाई, इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी। अब इसको अगर हम वीक फील्ड के केस में और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखते हैं तो यहाँ पर ये CFSE और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है। मैग्नेटिक मूवमेंट जो है हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर निकाला है कि यदि एक है तो उसके अकॉर्डिंगली, और जहाँ पर जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसके अकॉर्डिंगली इसका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और इनकी कैलकुलेशन जैसा कि वीक फील्ड के अंदर हमने देखा था कि पहले ये T2G और फिर बाद में Eg ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो आप देख सकते हैं कि पहले कंप्लीटली ऑक्यूपाई किया उन्होंने अलग अलग ऑर्बिटल और उसके बाद में यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट हुई है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो हायर में T2G के अंदर बनते चले जाते हैं और बाद में फाइनली D10 के अंदर पूरे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाते हैं। इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर हमने ये देखा था कि जो T2G है उसके अंदर पहले क्योंकि पेयरिंग एनर्जी बहुत कम है एज कम्पेयर टू डेल्टा O, तो यहाँ पर पहले पेयरिंग होगी और जब T2G पूरा फुलफिल हो जाएगा तो उसके बाद में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो Eg ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, जैसा कि आप D7 के अंदर देख सकते हैं। और फिर उसके बाद में D8 D9 इनमें Eg ऑर्बिटल देन ऑक्यूपाई करेगा और फाइनली D10 के अंदर कंप्लीटली 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये बना लेगा। और इसी प्रकार इसमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी हम इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमें कुछ भी कॉम्प्लेक्सेस दे सकते हैं और उन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमें कहा जा सकता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताइए। तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अभी देखा, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है वेनेडियम 3F6 3 नेगेटिव। तो वेनेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो उस स्थिति के अंदर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं वो 3D2 रहेगा। अब 3D2 रहेगा तो फ्लोरीन जो है वो वीक फील्ड है, तो T2G2 और Eg 0 हो जाएगा। और T2G के अंदर क्योंकि दोनों ऑर्बिटल के अंदर अलग अलग ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेंगे तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 रहेंगे। इसी प्रकार Fe3CN6 3 नेगेटिव के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आयरन जो है वो थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो यहाँ पर 3D5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 3D5 है। तो अगेन T2GCN जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से Eg के अंदर ऑर्बिटल के अंदर जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा जब तक कि T2G फिल नहीं हो जाएगा। सो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है पांचों के पांचों T2G के अंदर जाएंगे। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि T2G के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, अगर 5 है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा और 2 इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर बन जाएंगे। तीसरे टाइप का जैसे COF6 3 नेगेटिव है, यहाँ पर कोबाल्ट जो है थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये 3D6 आता है। जब 3D6 को अगर हम स्प्लिटिंग के हिसाब से देखेंगे तो ये T2G4 और Eg2 के उसमें हो जाएगा। किस प्रकार से हुआ, क्योंकि फ्लोरीन जो है ये वीक फील्ड है, तो पहले T2G के तीनों ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे, उसके बाद में Eg के दोनों ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे। जब सब में एक एक हो जाएगा तो उसके बाद में जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो T2G के अंदर अब इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएगा। तो इस प्रकार T2G के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं, Eg के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो टोटल होंगे अब यहाँ पर वो 4 हो जाएंगे।
इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेयरिंग एनर्जी ऑफ Mn3 पॉजिटिव इज 28,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और अगर डेल्टा O की वैल्यू अगर मैंगनीज के केस में H2O6 यहाँ पर हमने लिया 3 पॉजिटिव, उसके केस में अगर ये 21,000 सेंटीमीटर इनवर्स है, इसी प्रकार Mn का जो साइनाइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स है उसमें अगर इसकी वैल्यू 38,500 सेंटीमीटर इनवर्स है, तो इन दोनों स्टेट्स के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीजिए। फर्स्ट वाले केस के अंदर हम देख सकते हैं कि जो 21,000 और 28,000 अगर इसमें हम कंपैरिजन करते हैं तो डेल्टा O की वैल्यू जो है वो कम है एज कम्पेयर टू पाई। तो इस स्थिति के अंदर पेयरिंग नहीं हो पाएगी और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और चूंकि जब हम मैग्नीज का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें D4 सिस्टम है। सो T2G3 पहले एक एक तीनों में चले जाएगा, फिर Eg के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन Eg में चला जाएगा, पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दूसरा प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर 38,500 सेंटीमीटर इनवर्स दैट इज ग्रेटर देन 28,000 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा O की जो वैल्यू है वो पाई के कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो उस स्थिति के अंदर पेयरिंग होगी क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कंपैरेटिवली कम है। तो हम देख सकते हैं कि T2G के अंदर पहले एक एक तीनों के अंदर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो T2G के अंदर एक पेयर बना लेगा। तो इस प्रकार दो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। इसी प्रकार हम D6 सिस्टम में भी देख सकते हैं, जैसे आयरन है उसका साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स है, इसमें पेयरिंग एनर्जी 17,600 सेंटीमीटर इनवर्स है और CFSE की वैल्यू जो है वो 10,400 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो डेल्टा O की वैल्यू जो है वो दैट इज लेस देन पाई, तो उस स्थिति के अंदर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा बिकॉज पेयरिंग एनर्जी अभी ज्यादा है। दूसरे वाले केस के अंदर, और जैसा कि हम जानते भी हैं कि साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और दूसरे वाले केस के अंदर H2O है और यहाँ पर H2O के केस में ये 33,000 है। तो इस प्रकार पेयरिंग एनर्जी जो लेस है तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बना लेगा। अमोनिया के केस के अंदर यहाँ पर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसी प्रकार COF6 जो है इनके अंदर हाई स्पिन। तो इस प्रकार हम किसी भी टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके अंदर उनकी पेयरिंग एनर्जी या डेल्टा O के आधार पर ये बता सकते हैं कि वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा।